नमस्कार साथियों। बहुत सारे विद्यार्थियों ने लगातार मुझे मैसेज करके वो लोग कह रहे हैं कि मैं उनकी थोड़ी मदद करूं नेट और जेआरएफ के बारे में। तो मैंने उसके सिलेबस को देखा और जो मेरे से रिलेटेड हिस्सा है वो यूनिट 7 यानी मॉडर्न इंडिया का हिस्सा, वो यूनिट 7 से शुरू होता है। और उसका पहला यूनिट 7 हर मतलब यूनिट में करीबन 7, करीब मैंने देखा यूनिट फर्स्ट में 7 में तो 7 टॉपिक हैं। और उसमें पहला टॉपिक है आधुनिक भारतीय इतिहास के स्रोत। और इसके तहत ढेर सारे मतलब सब टॉपिक्स दिए हैं, जैसे अभिलेखीय सामग्री। तो मेरा ख्याल है कि जो लोग भी एमए के विद्यार्थी हैं उनमें से जिन भी जगहों पे हिस्टोग्राफी पढ़ाई जाती होगी या नहीं भी पढ़ाई जाती, तो अभिलेख क्या है, किसको अभिलेख कहते हैं? तो इसका जवाब ये है कि अभिलेख वह सामग्री है जो अपने कामकाज के दौरान सरकार के विभिन्न मंत्रालय और उससे जुड़े हुए विभाग प्रदर्शित करते हैं, लिखा पढ़ी में करते हैं, और उसको एक समय बाद उसको आर्काइव्स में या अभिलेखागारों में शिफ्ट कर दिया जाता है। और इसकी एक बाकायदा एक प्रक्रिया होती है कि कौन से रिकॉर्ड अभिलेखागार में आएंगे और कौन से रिकॉर्ड अभिलेखागार में नहीं आते हैं। तो इसके लिए अभिलेखागार एक शब्द है जिसको हम आर्काइव्स भी कहते हैं। आर्काइव्स या अभिलेखागार। ये अब आपका सवाल होगा कि ये इन जगहों पे सरकारी रिकॉर्ड्स जो अपने कामकाज के दौरान हम तमाम सरकारी विभाग क्रिएट करते हैं, उनको एक सर्टेन टाइम के बाद उनको छांटा जाता है एक्सपर्ट्स के द्वारा कि कौन से ऐसे रिकॉर्ड हैं जो पब्लिक इंटरेस्ट के हो सकते हैं, जो ऐतिहासिक दस्तावेज की तरह काम कर सकते हैं। बहुत सारे गोपनीय दस्तावेजों को डिक्लासिफाइड नहीं किया जाता और उन्हें आर्काइव्स में नहीं भेजा जाता, उनको हटा दिया। और कुछ ऐसे सामान्य दस्तावेज होते हैं जो किसी काम के नहीं होते, वो एक प्रक्रिया के तहत तो उनको हटा दिया जाता है। तो ये चीज़, और फिर ये रिकॉर्ड्स आ जाते हैं। ये प्रक्रिया शुरू हुई पहली बार अंग्रेज़ों के भारत में आने के बाद। और उन्होंने एक दिल्ली में, अगर आप कभी गए हो, दिल्ली में जो नई दिल्ली का निर्माण शुरू हुआ तो इनिशियली 5 बिल्डिंग्स, लुटियंस दिल्ली में कुल 5 बिल्डिंग्स बनाई गई थी। और उसमें से एक था राष्ट्रपति भवन, जो गवर्नर हाउस या वायसराय हाउस होता था। नॉर्थ ब्लॉक, साउथ ब्लॉक, जहाँ से उसके सरकार काम करती थी वायसराय की। नेशनल आर्काइव और नेशनल म्यूजियम, ये 5 बिल्डिंग्स बनाई गई थी। मुझे सौभाग्य हासिल है नेशनल आर्काइव में एक आर्किविस्ट, जो लोग रिकॉर्ड्स की देखभाल करते हैं, रिकॉर्ड्स के बारे में जानकारियां बनाते हैं, उनके लिए एक कोर्स होता है पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन आर्काइवल स्टडीज, और वो मैंने किया था। इसके लिए मॉडर्न हिस्ट्री में 60% अगर आपके एमए में है तो आप उस एग्जाम में बैठ सकते हैं, और वहाँ आपको फेलोशिप भी मिलती है, स्कॉलरशिप भी मिलती है पढ़ने के लिए, और एक इंटरनेशनल एक्सपोजर भी मिलता है, क्योंकि तीसरी दुनिया के बहुत सारे देशों के विद्यार्थी उस कोर्स में आते हैं। 20 लोगों का बैच होता था हमारे ज़माने में, अभी की क्या स्थिति मुझे नहीं पता, लेकिन वो कोर्स अभी भी चलता है। और उसके लिए स्कूल ऑफ आर्काइवल स्टडीज़ नेशनल आर्काइव के साथ अटैच। तो इस नेशनल आर्काइव में जो बाद में, पहले ये था इंपीरियल रिकॉर्ड्स डिपार्टमेंट के रूप में शुरू हुआ था 19वीं शताब्दी में, और फिर धीरे धीरे जब आज़ादी के बाद इसको नाम दिया गया नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया, या भारत का राष्ट्रीय अभिलेखागार। इसके अलावा इस एक तो दिल्ली में मुख्य अभिलेखागार है, उसके अलावा 4 उसके सेंटर्स हैं अलग अलग भौगोलिक परिस्थितियों में। रिकॉर्ड्स की एक कॉपी रखी गई है कि किसी नेचुरल कलामिटी की स्थिति में अगर नुकसान होता है एक जगह, तो दूसरी जगह वो रिकॉर्ड्स सुरक्षित हों। उनकी डिटेल्स में जाने की यहाँ ज़रूरत नहीं है। अगर आपको ज़रूरत होगी तो आप कमेंट में लिख के पूछिएगा और मैं उन डिटेल्स को और बढ़ा दूंगा। इसके अलावा नेशनल आर्काइव्स के अलावा स्टेट आर्काइव्स भी होते हैं, जो
राज्य सरकारों के रिकॉर्ड्स को संरक्षित करते हैं, और इसके लिए हर प्रदेश की राजधानी में एक एक स्टेट आर्काइव है। जैसे आप अपने प्रदेश की मैं बात करूं, उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश के जो आर्काइव है महानगर में, स्टेट आर्काइव है उत्तर प्रदेश का, लखनऊ के महानगर में वो स्थित है। इसके अलावा रीजनल आर्काइव्स हैं, कुछ इलाहाबाद में है, बनारस में है, और कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में होगा, उसको आप डिटेल्स देख सकते हैं। वहाँ पे रीजनल लेवल पे रिकॉर्ड्स कलेक्टेड हैं, जो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो ऐसे करके एक पूरी श्रृंखला बनती है, केंद्र, राज्य, राज्य के बाद में प्रदेश, के बाद में मंडल स्तर पर, और कई जगहों पर इन रिकॉर्ड्स को रखा जाता है। और इन रिकॉर्ड्स से दो तरह के काम लिए जाते हैं। एक तो ये प्रशासनिक अधिकारियों के काम आते हैं कि जब उन्हें कोई प्रशासनिक समस्या आती है तो वो इससे कंसल्ट करते हैं कि कैसे इस विभाग में की हिस्ट्री में जाते हैं और कैसे इस तरह की समस्याओं का। दूसरा मेनली ये काम होता है जो हिस्टोरियंस, हमारे जैसे लोग हैं, पढ़ने पढ़ाने वाले, इतिहास या इतिहास लेखन करने वाले लोग, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट जगह है। और ये माना जाता है कि कोई भी रिसर्च अगर आधुनिक इतिहास पर है तो तब तक मुकम्मल नहीं है जब तक कि आपने उसमें अभिलेखीय स्रोतों का इस्तेमाल नहीं किया है। और इसके लिए आपको नेशनल आर्काइव या स्टेट आर्काइव या तमाम कई आर्काइव, नेशनल, स्टेट और रीजनल, सबका कंसल्ट आपके विषय के अनुसार करना पड़ता है वहाँ के रिकॉर्ड में। तो ये हो गए अभिलेखागार। इसके बाद अभिलेखागार के बाद में जो सामग्री होती है, तो अभिलेखागार में अब देखिए एक चीज़ और मैं यहाँ बताना चाहता हूँ। आर्काइव्स जहाँ अभिलेख रखे जाते हैं उसको अभिलेखागार कहते हैं या आर्काइव्स कहते हैं, और अभिलेखों को भी आर्काइव्स कहते हैं। अब एक तो वो आर्काइव हो गया जो सरकार के विभिन्न विभाग निर्मित करते हैं, और वो हमको, या मुगल समय में हम बात करें तो फरमान भी, कुछ फरमान हम लोग के पास में हैं, कुछ बिहार आर्काइव्स में वो फरमान हैं, कुछ नेशनल आर्काइव के पास में हैं। वो सरकारों के दस्तावेज हो गए। इसके अलावा राष्ट्रीय आंदोलन के अलग अलग पक्ष, सरकार तो अपना पक्ष देगी, तो जब हम विकसित हुआ ये विज्ञान, अभिलेख का विज्ञान, तो हम लोगों ने फिर प्राइवेट आर्काइव्स, जैसे माउंटबेटन अगर यहाँ पर हैं और वो अपने कुछ निजी खतों किताबत को डोनेट करते हैं, जिसमें उन्होंने भारतीय नेताओं को पत्र लिखे हैं, या उन पत्रों का जवाब नेहरू ने दिया है, गांधी ने दिया है, सरदार पटेल ने दिया है, तो ये उनके निजी कलेक्शंस भी नेशनल आर्काइव ने बनाए हैं, और उसका एक सेक्शन है वहाँ प्राइवेट आर्काइव्स, निजी अभिलेखागार। इसके अलावा मुझे नॉलेज है कि टाटा ने अपना एक आर्काइव मुंबई में स्थापित किया। तो एक व्यावसायिक घराना है टाटा, और बहुत पुराने कॉर्पोरेट हैं, पूरे आज़ादी की लड़ाई के पहले से उनका अस्तित्व है और आज भी उनका अस्तित्व है। तो उन लोगों ने अपने रिकॉर्ड्स को रखने के लिए तमाम, मैंने टाटा तो एक उदाहरण है, मुझे लगता है कि और भी तमाम औद्योगिक घरानों ने अपने दस्तावेजों को सुरक्षित करने के लिए आर्काइव्स बनाए हैं। तो आर्काइव्स के कई प्रकार हो गए, एक सरकारी दस्तावेज हो गए, दूसरा निजी दस्तावेज हो गए, संस्थाओं के दस्तावेज हो गए, व्यापारिक घरानों के दस्तावेज हो जाएंगे। तो प्राइवेट आर्काइव्स का ये सिलसिला बढ़ता जाता है। इसके अलावा इम्पॉर्टेंट पोस्ट पर रहे व्यक्तियों की खतो किताबत भी एक तरह का ऐतिहासिक स्रोत बन जाती है। और अगर हम इसी चीज़ को हम आगे बढ़ाते हैं कि इसमें अब है अभिलेखी सामग्री से आपका परिचय मैंने करा दिया, इसके अलावा किन चीज़ों को हम इतिहास के स्रोत के रूप में इस्तेमाल करते हैं। तो जो नेक्स्ट इसमें दिया हुआ है, जीवन चरित्र और संस्मरण, यानी बायोग्राफीज, ऑटोबायोग्राफीज और मेमोइर्स। तो जाहिर तौर पर जैसे गांधी जी की जीवनी है, या आज़ादी की लड़ाई के सभी शलाका पुरुषों की, बड़े नेताओं की जीवनियाँ आपको मिल जाएंगी। और इन जीवनियों से या तो वो खुद के द्वारा लिखित हैं तो ऑटोबायोग्राफी है, और अगर किसी दूसरे खुद ने को बोल के लिखवाई गई है तो वो बायोग्राफीज हैं, और एक से कई लोगों की तो एक से ज़्यादा बायोग्राफीज मौजूद हैं। तो इनसे मिला के भी उस समय में, जिस समय विशेष में वो व्यक्ति काम कर रहा है, जिसकी जीवनी है, उसके बहुत सारे पक्षों पर प्रकाश पड़ता है। तो ये भी एक तरह से इतिहास का स्रोत होता है, या उनके समकालिकों ने उनके बारे में कुछ कहा है, संस्मरण लिखे हैं, तो वो एक जानकारी के लिए स्रोत बनता है। फिर हम किसकी तलाश में जाते हैं, कैसे और
पता करते हैं अतीत के बारे में। तो हम अगर अखबार 15वीं, आपको पता है कि प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार हो जाने के बाद में अखबारों का छपना शुरू हो गया, और अखबार जो समकालीन अखबार थे वो भी इतिहास लेखन के या उस समय विशेष के बारे में जानने के एक बहुत अच्छे स्रोत हैं। और भारत में मुझे लगता है कि इसी विषय पे बोलने में काफ़ी समय खर्च होगा और एक वीडियो में ये सब कुछ कवर नहीं होता, इसलिए मैं इसके बारे में बता के अभी बात रोकूंगा और अगले एक अंक में और हम थोड़ी बात करेंगे। तो समाचार पत्रों का जो सबसे बड़ा कलेक्शन मुझे पता है वो है नेहरू म्यूजियम और आर्काइव, तीन मूर्ति भवन जो है वहाँ पर नेहरू मेमोरियल आर्काइव्स एंड म्यूजियम जो है उसमें भी एक लाइब्रेरी और म्यूजियम जो है उसमें आप जाएंगे तो आपको भारत के बहुत सारे उन अखबारों के माइक्रोफिल्म मिल जाएंगे जो आज़ादी के पहले से पब्लिश होते रहे और उनके माध्यम से आप आधुनिक भारत, अंग्रेजों के बाद के भारत के बारे में बहुत सारी जानकारियां हासिल कर सकते हैं। एक और स्रोत के बारे में मैं बताऊंगा, जैसे ओरल हिस्ट्री की यहाँ बात की गई है, मौखिक साक्ष्य। तो मौखिक साक्ष्य की जब हम बात करते हैं तो इसका मतलब होता है कि कुछ लोग जो उस समय में थे, घटनाओं के साक्षी थे और अभी जिंदा हैं, तो उनसे बातचीत करके भी हम कुछ चीज़ें, और फिर उन चीज़ों को ओरल हिस्ट्री पे जब भी आप काम करेंगे तो आपको ध्यान देना होगा कि लोगों के इंटरव्यू को एज इट इज़ नहीं मान लेंगे, हमको उनके द्वारा बताई गई बातों को क्रॉस चेक करना पड़ता है दस्तावेजों में, और अगर हमको वो क्रॉस चेक करने पर सही मिलते हैं तो हम उनको एक इतिहास के तथ्य की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, अभी अगले इसमें और भी जो हैं वो जिन पे बात करनी है वो है सृजनात्मक साहित्य, माने लिटरेरी सोर्सेज, पेंटिंग्स, स्मारक जो बिल्डिंग्स हैं और सिक्के। इसके अलावा जिनका इसमें उल्लेख नहीं है और उल्लेख होना चाहिए था वो है डॉक्यूमेंट्री फिल्म्स, न्यूज़ रील, फीचर फिल्म्स ऑफ दैट टाइम या समकालीन साहित्यिक कृतियों पे बना हुआ सिनेमा, वो भी इतिहास लेखन का एक बेहतर स्रोत हो सकता है, जिसका जिक्र यूजीसी नेट के सिलेबस में नहीं है, लेकिन आपको जब हम इस पर बात ही कर रहे हैं ऐतिहासिक स्रोतों पर तो इनका भी मैं उल्लेख करूंगा। आपको कैसा लगा वीडियो? अगर अच्छा लगा तो ज़रूर कमेंट करके बताइए इसमें और क्या चीज़ें चाहते हैं, क्योंकि हमने हमेशा यूनिवर्सिटी में पढ़ाने में हम लोग हमेशा डिटेल्स में पढ़ाते हैं और विश्वविद्यालय का शिक्षक 3 दशकों से ज़्यादा समय तक, तो मैंने कभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, हाँ हमने नेट की तैयारी अपने डिपार्टमेंट में कराने के लिए मैंने ज़रूर पढ़ाया है बच्चों को। तो आप हमसे और क्या चाहते हैं वो आप कमेंट करके बताएं, आगे के वीडियो में हम उसका ध्यान रखेंगे। धन्यवाद।